आइज़क न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इससे पहले आप इस कहानी की 258 एक साथ सुन चुके हैं। अब किससे 259 मुलाहिज़ा फरमाए। वैसे दर्दनाक सनाना अफसानों की हीरोइन इस मौका पर दुपट्टे का पल्लू उंगली पर लपेटते हुए कहती है, शर्जील अपने दुख मुझे दे दो, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती क्योंकि मेरे अपने दुख ही कुछ कम नहीं है। मुझसे उन्हीं का बार नहीं उठाया जाता। मैं तुम्हें इस तरह की कोई तकलीफ बेहुदा सी देना पसंद भी नहीं करता। वैसे भी दुख दर्द कोई जामुन या बेर तो है नहीं कि अपनी झोली से निकाल कर किसी और की झोली में डाल दो। इंसान के कपड़ों पर मिट्टी भी लग जाए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। दुख दर्द तो बड़ी जालिम चीज़ है। काफ़ी देर बाद हम एक नहायत तुरफ्तादा और गरीबाना इलाके के आखिरी सिरे पर जा पहुंचे। रास्ते में हम कई ऐसे मकामात से गुजरे जहाँ गाड़ी चलाना सर्कस में कमाल दिखाने के मुतरादिफ था। कई जगहों से तो बड़ी गाड़ी का गुजरना भी मुहाल था। रास्ते में एक जगह बच्चों के गोल भी गाड़ी के पीछे लग गए। वो गोया उसे पीछे से पकड़कर रोकने या फिर उसे छत पर चढ़ने के लिए कोशां थे। उन्हें गोया एक अरसे बाद कोई दिलचस्प मशगला हाथ आया था। मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर मशीन पिस्टल की मौजूदगी का इत्मीनान करते हुए कहा, आजकल तो ऐसे इलाकों का रुख ना करना बेहतर है। एक अजीब खलफशार सब बरपा रहता है। डरते हैं आप? वो कदर शरीर से लहजा में बोली। मुझे डर अपना नहीं तुम्हारा है, मैंने कहा। मेरी आप फिक्र न करें, उसने मुझे तसल्ली दी। जब खुद मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है तो आपको फिक्र में दुबला होने की क्या जरूरत है? तुम इतने सफाकाना अंदाज में कोई खुरदरी और क्रख्त हकीकत मुंह पर दे मारती हो कि उसे कबूल करना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा, मेरे साथ रहने का मौका मिला तो आप आदी हो जाएंगे, इत्मीनान से बोली। वैसे बरसबिल तज़किरा मैं आपको बता दूं कि इलाके के जिस हिस्से से मैं आपको ला रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने गाड़ी लाक की और उसकी रहनुमाई में एक ऐसी गली में दाखिल हुआ जो बज़ाहिर गली ही मालूम नहीं हो रही थी। उसके बाद गली दर गली का एक और पुरपीच सिलसिला चल पड़ा। कहीं गटर का पानी खड़ा था तो कहीं मुतअफ़्फ़न कूड़े के अंबार थे। उस इन रास्तों पर चलते हुए गोया जरा भी उलझन नहीं हो रही थी। वो पलट कर मुस्कुराते हुए बोली, जब इंसान का किसी से दिली ताल्लुक होता है तो उसमें ऐसे कमालात पैदा हो जाते हैं, या यूँ कहिए कि उसे ऐसे कमालात अपने अंदर पैदा करने पड़ते हैं। उसके बावजूद तुम कहती हो कि तुम्हें कामरान से मोहब्बत नहीं। अभी तक तो मोहब्बत है। वो मुस्कुराई, लेकिन मैं उस मोहब्बत को दिल से निकाल दूंगी। इस मोहब्बत ने बचपन से आज तक मुझे दुख, परेशानी और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं दिया। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जब हम छोटे थे तो इस वक्त कामरान को दूसरे लड़कों के हाथों पिटने से मैं बचाया करती थी। मैं बेख्तियार हंस दिया। उसने तीखी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसमें हंसने की क्या बात है? कुछ नहीं, बस मुझे जरा अपना बचपन याद आ गया था। मैंने धीमे लहजे में कहा, क्या आपके बचपन में भी कोई ऐसी मोहब्बत करने वाली आपके साथ थी? नहीं, मैं इतना खुश नसीब नहीं था। जहाँ हम पहुंचे मकान गली के नशीब में था और उसकी छत टीन की बनी हुई थी। मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ज्यादा बारिशों में इस इलाके का और इन मकानों का क्या हाल होता होगा, लेकिन अंदर पहुंचकर जब गैर महसूस अंदाज में इधर उधर देखा तो मुझे एक खुशगवार हैरत हुई। कर्तुपेश की हालत देखकर मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अंदर इतनी सफाई होगी। मेरे ख्याल में इस इलाके की हालत इस मकान की उसरत सदगी को मद्देनजर रखते हुए इससे ज्यादा का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। सफिया ने कमरे में जाए बगैर पुकारा, कामरान मैं आई हूँ। दूसरे लम्हे बगैर फटके दरमियानी दरवाजे से जो शख्स बरामद हुआ उसे पहली नजर में तो मैं पहचान ही नहीं सका कि वो कामरान था। उसकी चेक काफी पड़ी हुई थी, आंखों के गिर्द हल्के थे, बाल बिखरे हुए थे। सुरसुर्ख आंखों और मैले कुचैले कपड़ों के साथ वो किसी ऐसे बदमाने से मुशाफा नजर आ रहा था जो बमबारी से खौफजदा होकर किसी गार में जा छुपा था और कई दिन बाद डरते डरते बाहर आया था। उसकी बाईं आंख वक्फे वक्फे से फड़क रही थी। आखिर तुम इन्हें साथ ले ही आई। वो वहशत ज़दा अंदाज और बैठी बैठी सी आवाज में सफिया से मुखातिब हुआ। उसके लहजे में तशक्कुर और इत्मीनान के बजाय शिकवे और बेजारी का अंतर शामिल था, जैसे सफिया ने मुझे साथ लाकर उसके हक में बहुत बुरा किया हो। सफिया ने ठंडी सांस लेकर मेरी तरफ देखा, जैसे बाजुबानी खामोशी कह रही है, देखा आपने, क्या ये शख्स इस काबिल है कि इसके साथ कोई नेकी की जाए? वो शायद उसे निपटना भी जानती थी। तीखे लहजे में बोली, अगर तुम्हें इनके आने से इतनी तकलीफ हुई है तो ये वापस चले जाएंगे। इन्हें कोई शौक नहीं था इस हसीन मकाम पर आने का। मैं मिन्नत समाजे से इन्हें लाई हूँ, ये मुझे पुलिस के पास ले जाएंगे। वो पटी पटी सी आवाज में बोला। उसके जहन में पुलिस का गैर मामूली खौफ बैठा हुआ था। शायद कोई नफ्सियाती गिरा थी। पुलिस के नाम से खौफजदा तो अक्सर ही लोग होते थे, लेकिन उसकी खौफजदगी में कोई खास बात थी। ये अगर तुम्हें फांसी देने वाले किसी जल्लाद के पास भी ले जाएं तो चुपचाप चले जाता। सफिया ने गोया बड़े खलूस से उसे मशवरा दिया। कामरान ने शायद उसका मशवरा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। मुझसे मुखातिब हुआ, पुलिस को आपने मेरे बारे में बताया था? मुझे जहमत करने की क्या जरूरत थी? पास अफ्तर मुनीर जो मौजूद था सब कुछ बताने के लिए। मैंने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, ओह, उससे तो मैं भूल ही गया था। वो मुसरबाना अंदाज में हाथ मलते हुए बोला, अगर वो इस वक्त वहां आन पहुंचा जब मैं खाने पीने की चीजें लेकर वापस आया था और प्रिंसेस हमेरा की लाश को देख रहा था तो वो यकीनन मुझे पुलिस के हवाले करने के लिए, ओह, उससे तो मैं भूल ही गया था। वो मुसरबाना अंदाज में हाथ मलते हुए बोला, अगर वो उस वक्त वहां आन पहुंचता जब मैं खाने पीने की चीजें लेकर वापस आया था और प्रिंसेस हमेरा की लाश को देख रहा था तो वो यकीनन मुझे पुलिस के हवाले करने के लिए
सर धड़ की बात लगा देता। मेरा ख्याल है किसी को भी तुम्हारे सिलसिले में ये जहमत करने की जरूरत नहीं है। मैंने गहरी नजरों से उसका जायजा लेते हुए पुरस्कून लहजे में कहा, मुझे उम्मीद है तुम खुद अपने गले में फांसी का फंदा अच्छी तरह फिट करने के बाद अपनी किसी हमाकत की बदौलत पुलिस के सामने पहुंचोगे। क्या मतलब? उसने कुछ और ज्यादा उलझन और वहशत से मेरी तरफ देखा। बात उसकी समझ में नहीं आई थी। मैंने मुलायमे से कहा, अगर तुम्हारी ज़हनी हालत यह है कि तुम सफ्तर मुनीर को भूले हुए थे तो फिर तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। तुमने ये गलती तो करी ही ली कि घबराहट में रुपोश हो गए और यूं अपने आप को ज्यादा मशकूक बना लिया। लेकिन अब तुमसे इससे भी बड़ी हमाकत की तवक्को की जा सकती है। इस मौका पर सफिया ने मुदाखलत की, आप दोनों का खड़े होकर ही सारी बातचीत करना जरूरी है, आप बैठ भी सकते हैं। कामरान की अकल तो वैसे भी घुटनों में है, ज्यादा देर खड़े रहने से वो बिल्कुल ही टखनों में चली जाएगी। कामरान ने गुस्से से सफिया की तरफ देखा। शायद गुस्सा और झुंझलाहट ही उसकी आखिरी पूंजी रह गई थी, लेकिन सफिया ने पलक नहीं झपकाई। उसकी आंखों में आंखें डाले देखती रही। कोई चैलेंज कर रही हो कि मुझे डांट कर देखो, मैं तुम्हारे मुंह पर खोंसा रसीद कर दूंगी। कामरान कुछ नहीं बोला। मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। मैं चश्मे तसव्वुर से देखने की कोशिश कर रहा था कि अगर उनकी शादी होगी और किसी न किसी तरह उसे 8-10 साल गुजारने पड़ गए तो फिर क्या आलम होगा। हम बैठ चुके तो कामरान ने कहा, सच्चाई यह है कि मैंने प्रिंसेस समेरा को कत्ल नहीं किया। वो बैठी बैठी सी आवाज़ में बोला, कौन कह रहा है कि तुमने उसे कत्ल किया है? मैंने मुलायमे से कहा, पुलिस तो यही समझ रही है और अखबारात में भी आ गया है। जाहिर है उन्हें तो नतीजा अखज़ करना था, वो लोग ज़ाहिरी हालात से नतीजा अखज़ करते हैं। मैंने कहा, इसमें उनका कसूर नहीं है। बहरहाल ये ना तो हरफ आखिर है और ना ही अदालत का फैसला है। अभी तो उसे साबित करने का मरहला बाकी है। पुलिस के लिए कुछ भी साबित करना कौन सा मुश्किल काम है, खुसूसन हम जैसे बेयारों मददगार लोगों के मामले में। वो जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। मेरे होते हुए ये उन लोगों के लिए कुछ ऐसा आसान काम नहीं होगा, और मेरे होते हुए तुम अपने आप को बेयारों मददगार भी मत समझो। मैंने उसे तसल्ली दी, तुम शुरू से आखिर तक सब कुछ मुझे बता दो। शर्त सिर्फ यही है कि इसमें झूठ की जरा सी भी आमेजिश न करना। कामरान को राजी करना बड़ा मुश्किल काम था। तुम्हारे हक में बेहतर तो यही है कि वह तुम हिफाजत से रहोगे। अगर इस मामले के पीछे कोई बड़ी साजिश काम कर रही है तो तुम्हारा आज़ादाना फिरना तुम्हारे हक में खतरनाक भी साबित हो सकता है। बहरहाल अगर तुम्हें हवालात में रहना इतना ही तकलीफ और खौफनाक लग रहा है तो तुम्हारा कोई और बंदोबस्त कर देंगे। सफिया अंदर से आ गई और हम तीनों उस मकान से रुखसत हो लिए। अभी हम उसी गली में थे जिसमें खंदक से खुदी हुई थी, और मैं सफिया की तरफ मुतवज्जा होकर उसकी कोई बात सुनने लगा था कि उस बदबख्त कामरान ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं उस लम्हे उसकी तरफ से कतई गाफिल था और मुझे उससे उस हरकत की कतन तवक्को नहीं थी। मैं समझ रहा था कि मैं उसका ब्रेन वाश करने में कामयाब हो चुका था, लेकिन यह मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर वाला मामला मालूम होता था। मर्द नादा कम अज कम उस हद तक नहायत ज़हीन साबित हुआ था कि उसने मुझे धक्का देने के लिए बहुत ही मौजू जगह का इंतखाब किया था। उस गली में चलना वैसे भी बाजीगर के रस्ते पर चलने से कम नहीं था। ऊपर से उस वक्त मैं सफिया की तरफ झुककर उसकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। वह सरगोशी किसी अंदाज में मुझे कुछ बताना चाह रही थी। कामरान ने धक्का पूरी ताकत से दिया था, जिसमें उसकी वहशत की ताकत भी शामिल थी। मैं सफिया को साथ देता हुआ खंदक में जा गिरा। सफिया नीचे थी, मैं उसके ऊपर गिरा था और वो सेवरेज की नाकारा लाइन पर गिरी थी। गिरी भी बड़े आड़े तिरछे साविये से थी, यकीन उसकी हड्डियां कड़कड़ा गई होंगी। बल्कि एक लम्हे के लिए तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी कोई हड्डी कोई जोड़ जवाब ही दे गया हो। मगर किस्मत शायद मेहरबान ही रही थी और बड़ी बाहिम्मत लड़की थी। मेरे उठते ही वो भी उठ खड़ी हुई, लेकिन हमारा उठना भी किसी बेतरतीब किस्म के रक्त से मुशाबा था, क्योंकि उस खंदक में कहीं सही तौर पर पांव जमाने की जगह नहीं थी। पाइपलाइन के नीचे कुछ कीचड़ और गतला पानी भी जमा था। मुझे सफिया की फिक्र पड़ गई थी। मैंने उसे संभाला, सहारा दिया और बड़ी तशवीश से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, वो फीकी से मुस्कुराहट के साथ बोली। आप उस गधे की फिक्र करें। लेकिन जब तक मैं उस खंदक से निकला और सफिया को भी सहारा देकर निकालने में कामयाब हुआ, तब तक वो गधा उस गली से गायब हो चुका था। मेरा और सफिया का हुलिया काफी खराब हो चुका था। कपड़े कहीं कहीं से कीचड़ में लिथड़ चुके थे, लेकिन ये उन बातों की फिक्र करने का वक्त नहीं था। मैं उसके ताक़ुब में दौड़ा। मैंने मुड़कर तो नहीं देखा, लेकिन मुझे एहसास था कि सफिया मेरे पीछे आ रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक कामरान जिस गली में गया था, हत्तुल इम्कान तेजी से उस गली में मैं भी मुड़ा, लेकिन वो वहां भी कहीं नजर नहीं आया। काफी दूर निकल आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद ये मेरी खुशफहमी थी। कामरान की तो मुझे कहीं झलक भी नजर नहीं आई थी। मैं ये दावा नहीं कर सकता था कि मैं सही समत में उसका ताक़ुब कर रहा था। आखिरकार मैं रुक गया। मुझे एहसास हो गया था कि यूं भाग दौड़ करना फजूल था। बेहंगम बेतरतीब कच्चे पक्के मकानों के दरवाजे बंद थे और गली में सकूत था, जो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उसी लम्हे मुझे सफिया का ख्याल आया। वो बदबख्त कामरान तो निकल ही गया था, कहीं मैंने सफिया को भी तो नहीं खो दिया था। लेकिन जूं ही मैंने पलट कर देखा, बेख्तियार इत्मीनान की एक गहरी सांस मेरे सीने से खारिज हुई। वो गिरती पड़ती चली आ रही थी। जॉगिंग करने के अंदाज में वो मुझ तक आ पहुंची। अगर उसने मेरा सुराग नहीं खोया था तो उसका मतलब यही था कि वो तमाम रास्ते बहुत तेज भागी थी। हाँफती हुई मेरे करीब आ रुकी। भाई तुम्हारा ये मंगेतर नुमा महबूब या महबूब नुमा मंगेतर तो वाकई बेहुदा सी चीज़ है। मैंने कहा, यकीन नहीं आता कि आज के दौर में कोई अकल से इतना पैदल भी हो सकता है। अब वो ना तो मेरा महबूब है और ना ही मंगेतर। वो मुर्तज़ सांसों के दरमियान बोली,
मैंने आपको क्या बताया था, इंसान यूं तो अपनी बचपन की मोहब्बत से बेजार नहीं हो जाता। थोड़ी देर बाद हम वापस चल पड़े। सफिया एक और तंग गली में मुड़ी और दूसरी लम्हे हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। हम घास फूस और कूड़े क्रिकेट की जिस तह से गुजरने लगे थे वो यकदम ही धनस गई और हम दोनों गड़ाब से नीचे जा गिरे। पहले तो उस अंदेशे से मेरा दिल कुछ और डूब गया कि कहीं यहाँ भी कोई मतरूक कुआं तो मौजूद नहीं था, लेकिन जल्द ही एक जोरदार धचके से हमें जमीन से जा लगना पड़ा। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन अचानक झटके की वजह से दिमाग हिल गया था। इस बार मैं सफिया पर नहीं बल्कि सफिया मुझ पर गिरी थी। यूं गोया हिसाब बराबर हो गया था। ऊपर से कूड़ा क्रिकेट भी हम पर गिरा था, जिसकी वजह से फौरी तौर पर तो आंखें बंद और हवास मख्तल से हो गए थे। जाहिर था कि उस गड्ढे को छुपाया गया था, उस पर घास फूस और कूड़ा करकट बिछाया गया था और उसका कोई मकसद भी था, लेकिन उस नुक्ते की तरफ मेरा जहन एक लम्हे की ताखीर से गया और शायद मैं बर वक्त कुछ होशियार हो जाता। उसके अलावा मुझे सफिया की भी फिक्र पड़ गई थी। मैं उसे संभालने में लग गया था। थोड़ी सी देर में हम दूसरी मर्तबा खंदक में गिरे थे और यह खंदक गो के खुश्क और छोटी थी। उसके बावजूद ये तजुर्बा न जाने क्यों पहले तजुर्बे से ज्यादा खतरनाक था। पहली बार सेवरेज वाले खंदक में गिरने पर मैं बदहवास नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मैं एक लम्हे के लिए बदहवास हो गया था क्योंकि मुझे अपने करीब से सफिया की चीख सुनाई दी थी। मैंने उसकी खबर लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मेरे लिए खुद अपनी खबर रखना दुश्वार हो गया। मुझे कुछ यूं लगा जैसे ऊपर से आसमान मुझ पर आन गिरा था। मैं किसी चीज में बुरी तरह लिपट कर रह गया था। शायद वो कोई भारी भरकम खैमा या बोरी थी। मैंने उससे निकलने के लिए हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन उसी असना में मेरे सर पर किसी भारी और सख्त चीज की जर्ब लगी। जर्ब यकीनन जोरदार थी, लेकिन मैं जिस चीज में लिपट कर रह गया था उसी की वजह से मेरी खोपड़ी को थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ मिल गया और फिर मुआवला भी किसी आम खोपड़ी का नहीं था। ताहम इतना जरूर हुआ कि फौरी तौर पर मेरे आसाब बेजान से हो गए। आंखें तो पहले ही देखने से कासिर हो चुकी थी। उस जर्ब की वजह से अंधेरा गोया ज़हन और हवास तक भी आ पहुंचा। मैं मुकम्मल तौर पर बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन होश और बेहोशी के दरमियान कहीं मुअल्लिक रह गया था। उसके साथ ही गोया मुझे ऑक्टोपस ने गिरफ्त में ले लिया। बहुत से बाजू या फिर शायद रस्सियां मेरे चारों तरफ लिपट गईं। मैं सही तौर पर नहीं कह सकता था कि वो क्या चीज़ें थीं, लेकिन अगर मुझ में हरकत करने की थोड़ी बहुत सख्त बाकी थी तो उन्होंने मुझे उसके काबिल भी नहीं छोड़ा। ताहम मेरा जहन पूरी तरह तारीकी की दलदल में नहीं उतरा था। मेरे आवाज़ शायद नहायत मामूली हद तक काम कर रहे थे। मुझे सफिया की चीख सुनाई थी, लेकिन वो आवाज़ जैसे कहीं दूर, बहुत दूर से और किसी कुएं की तह से आई थी। उस आलम में मुझे उस कुएं की भी नहायत धुंधली सी याद आई जो हमने रास्ते में देखा था, और शायद मुझे ये ख्याल भी आया कि क्या सफिया दोबारा उस कुएं तक जा पहुंची थी और उसने किसी वजह से अपने आप को उसमें गिरा लिया था। मुझे ये भी एहसास हुआ कि शायद मुझे ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, या फिर मैं खुद ही बहुत हल्का हो गया था और गैस वाले गुब्बारे की तरह धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था। फिर जैसे मेरा हल्कापन खत्म हो गया और मैं धम से जमीन पर आ रहा। शायद मेरी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी थी। मेरे जहन में झमाका सा हुआ, लेकिन ये झमाका गोया सेहत अफजा था। मेरी कैफियत उस वक्त बल्ब की सी थी, जो ज्यादा वाट का था, लेकिन किसी गड़बड़ की वजह से बहुत कम बरकी तवानाई मिल रही थी। इसलिए वो सही मानों में काम नहीं कर रहा था, बल्कि महज टिमटिमा रहा था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और इसमें थोड़ा कामयाब हो गया। मैं अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ आवाज़ें सुन रहा था। बहुत करीब ही कोई गाली देकर बोला, बहुत ही भारी है। मोटी सी गाली के साथ ये इज्जत अफजाई मेरे ही की गई थी। किसी ने तुसी की, इसे सुअर का बच्चा नहीं हाथी का बच्चा कहो। को घुराने के से अंदाज में धीरे से हंसा और बोला, लगता तो नहीं। उठाने में लग रहा था। पहली आवाज़ ने हाँपते हुए जवाब दिया, और फिर हमने इसे पकड़ा भी तो इसी तकनीक से है जिस तकनीक से हाथी पकड़े जाते हैं। फिर मुझे करीब ही कहीं से सफिया के कराहने की आवाज़ आई। किसी ने यकीनन उसी से पूछा, तुम्हें कहाँ चोट लग गई मेरी जान? उससे आगे उसने बहुत ही गलीज सी बात की जो किसी के लहू में उबाल लाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मैंने किसी न किसी तरह अपनी यकसोई को बरकरार रखा। थोड़ी देर बाद एक हाथ बड़ी तेजी से मेरी जेबों की तलाशी लेने लगा। उस मकसद के लिए एक बार मुझे आधी करवट भी दिलाई गई। मेरा बटुआ और कार की चाबियां वगैरह निकाल ली गई। इत्तेफाक से मेरे बटुए में खासी नकद रकम के अलावा एक जेब में भी खासी तादाद में बड़े नोट मौजूद थे। एक मस्त भरी आवाज़ उभरी जो यकीनन तलाशी लेने वाले की थी, उस्ताद इसके पास से तो अच्छी खासी रकम निकल आई है। ये खाली चेक बुक और क्रेडिट कार्ड लेकर घूमने वाला सेठ नहीं लगता, और गाड़ी की चाबी भी है, मर्सिडीज की चाबी है। अबे गाड़ी तो पता नहीं कहाँ खड़ी होगी, तू माल इधर ला, दूसरी आवाज़ ने कहा। एक लम्हे खामोशी रही। उस दौरान में शायद माल एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल हुआ। फिर पहली आवाज़ ने कहा, गाड़ी के बारे में भी अपना छोटू खबर ले आएगा, वो इधर उधर घूमता रहता है, कुछ देर तो मर्सिडीज में ऐश करेंगे। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से बोला, उस्ताद इसका सूट भी मिट्टी में लिथड़ा हुआ है, लेकिन है बहुत शानदार, ये भी उतार लूं? अबे कांगड़ी के बच्चे, ये सूट क्या अपने बाप को पहनाएगा? अपना कद काट देखा है, जोकर दिखाई देगा। वैसे खैर तू तो सूट के बगैर भी जोकर ही है। अब्बा को कहाँ से पहनाऊंगा उस्ताद? अब्बा तो कब्र में है, अब तो शायद उसकी हड्डियां भी नहीं होगी। हड्डियों पर सूट पहनना वो क्या अच्छा लगेगा? तेरे जैसा ही लगेगा। उस्ताद ने वहशत ज़दा सा कहका लगा कर कहा।
उसकी आवाज में खुमार और जुबान में हल्की सी लकनत थी। कहकों की मजीद आवाजें भी सुनाई थी। फिर पहली आवाज ने ही मिन्नत के से अंदाज में कहा, उस्ताद मैं तो इसलिए सूट उतारने को कह रहा था कि अगर हम में से किसी को भी ना आया तो 2-4 में तो आराम से बिक जाएगा। बातों के दौरान ही मेरी टाई जोर से खींची गई। गनीमत था कि मैं पहले ही सांस रोके हुए था, वरना शायद मेरा दम घुटने लगता। इसके बाद सफिया की चीख उभरी। शायद उसके साथ कोई बदतमीजी की गई थी। मेरी सांस की मश्क उस वक्त खत्म होने को थी। सफाक और खुरदरी आवाज ने सफिया से पूछा, तुम इसकी कौन हो? जाने तमन्ना, बीवी तो नहीं लगती। मैं उसकी मुलाजिम हूँ, सफिया ने नागवारी से जवाब दिया। मुझे अंदाजा करके इत्मीनान हुआ कि उस सूरत हाल में भी उसका जहन ठीक काम कर रहा था। उसने असल बात उन्हें समझाने और ज्यादा लंबी चौड़ी वजाहतें करने के बजाय आम फहम जवाब दिया था, मगर उन लोगों के लिए शायद ये जवाब काफी नहीं था। उस्ताद की इस्तदाइया सी आवाज सुनाई दी, किस किस्म की मुलाजमत है तुम्हारी? रात की नौकरी है। सफिया खामोश रही। सफाक और खुरदरी आवाज वाले ने गालबन उसे टोहका दिया, बोलो ना मेरी दिलरुबा, उस्ताद कुछ पूछ रहे हैं। मैं टाइपिस्ट हूँ और इनके दफ्तर में काम करती हूँ, सफिया ने जवाब दिया। बाहर भी इनके साथ फिरती रहती हो, क्या पता बास को कहाँ कुछ टाइप करने की जरूरत पेश आ जाए, है ना? उस्ताद की जहरीली सी आवाज फिर उभरी। उसके साथ ही 2-3 कहके सुनाई दिए। फिर उस्ताद ने गालबन एक झटके से हंसी रोककर जरा खतरनाक अंदाज में घुरा कर पूछा, तुम दोनों इस इलाके में क्या करते फिर रहे थे? मैं अपने एक रिश्तेदार को कुछ समझाने बुझाने के लिए बास को साथ लेकर आई थी, सिफारिश के तौर पर, सफिया ने कमजोर से लहजे में कहा। मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में कुछ खौफ पीछे लगाया था। उसकी आंखें जो कुछ देख रही होंगी वो यकीनन एक लड़की को उससे भी ज्यादा खौफजदा करने के लिए काफी होगा। ओह, बड़ा रहम दिल बास है। उस्ताद के लहजे में अब भी जहर भरा हुआ था। तुम्हारे काम से तुम्हारे साथ आ गया, किसी मर्द मुलाजिम के साथ तो कभी कहीं नहीं गया होगा। सफिया ने कोई जवाब न दिया। दफतन वही आवाज उभरी जो मैं उससे पहले भी कई मरतबा सुन चुका था, उस्ताद इस साले का करना क्या है? इशारा यकीनन मेरी तरफ था। उस्ताद मोटी सी एक गाली देकर बोला, इसको मार कर कहीं पिंकवा दो, हमें इस साले का क्या करना है? उस्ताद मोटी असामी है, इसके बदले लंबा तावान मिल सकता है। पहली आवाज ने गोया एक अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई। अबे सुअर के बच्चे, तुमसे कितनी मरतबा कहा है कि हमारे हालात इस किस्म के चक्करों में पड़ने की इजाजत नहीं देते, हम मुसाफिर लोग हैं। उस्ताद कुछ झुंझला कर बोला, तावान के चक्कर में कभी लेने के देने भी पड़ जाते हैं, हमें इसके बगैर भी क्या कमी है? ऐसे जिंदगी बसर हो रही है, कौन सी अयाशी है जो हम नहीं करते? मैंने सफिया के सिसकने की आवाज सुनी। शायद उसके साथ किसी ने कोई हरकत की थी, या फिर उस्ताद की बात सुनकर उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। मेरी सांस की मशक पूरी हो चुकी थी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलती। मेरी सबसे ज्यादा तमानीत की बात यह थी कि उन्होंने मेरे हाथ पांव बांधने या आंखों पर कपड़ा बांधने की जहमत नहीं की थी। शायद उनके ख्याल में शिकार को काबू में करके लाना ही बड़ा मसला था। उसके बाद तो इसमें इतनी सख्त या जुरात भी नहीं होगी कि वो इनके सामने हाथ भी हिला सके। लुत्फ की बात यह थी कि जब मैंने आंखें खोली तो उनमें से किसी की तवज्जो भी मेरी तरफ नहीं थी, और एक शख्स जो मेरी तरफ पुष्ट किए खड़ा था, उसके हाथ में ढीले ढाले अंदाज में लटकी हुई क्लाशनकोफ मेरे हाथ की रसाई में थी। मैं चाहता तो उसे उसके हाथ से खींचकर उनके संभलने से पहले उन्हें ढेर कर सकता था, लेकिन मैंने सूरत हाल का जरा बेहतर तौर पर जायजा लेना मुनासिब समझा। मैं कोई कच्चा कदम उठाना नहीं चाहता था। ज्यादा फिक्र मुझे सफिया की थी। मैं देखा वो एक दीवार के करीब टूटी हुई कुर्सी पर बैठी थी। उसके करीब मैले से कपड़ों में मजहूल सा नौजवान टीटी लिए खड़ा था। उसकी शेप बड़ी हुई थी और बाल लंबे थे। सफिया के भी बाल बिखर चुके थे और मिट्टी में लुथड़े नजर आ रहे थे। उनमें तिनके भी फंसे दिखाई दे रहे थे। उसके सामने गाँव तकिए से एक शख्स टेक लगाए बैठा था। वो जरा ज्यादा उम्र का भारी जिस्म का शख्स था। उसके सर पर बड़ा सा रुमाल बंधा हुआ था और नशे से आंखें बोझल थी। सूरत से वो भी कुछ कम सफाक नहीं लगता था। वो यकीनन वही था जिसे उस्ताद के लकब से पुकारा जा रहा था। उसके पहलू में तराशीदा बालों वाली एक सूखी सड़ी सांवली सी लड़की बैठी थी। उसके होंठों पर पिपड़ियां सी जमी हुई थी और वो उन पर जुबान फेर रही थी। उस्ताद उसकी कमर में बाजू हमाइल करते हुए नीर इम्तराज था और उस वक्त शायद वो खुद को कोई कदीम रोमन शहंशाह महसूस कर रहा था। एक और लड़का उस्ताद के पीछे मुअद्दब अंदाज में खड़ा था। वो कुछ ज्यादा ही उम्रू अयार किस्म की चीज मालूम होता था। बज़ाहिर वो अदब से खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें बेचैनी से चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। उसके कंधे पर भी एक क्लाशनकोफ मालूम होती थी। उसकी तरफ से मुझे खतरा महसूस हुआ कि शायद कि वो मुझे आंखें खोलते हुए देख न ले। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली, सिर्फ इतनी सी खुली रखी कि मुझे किसी न किसी हद तक अपने इर्द गिर्द का मंजर नजर आता रहे। वहां का जायजा लेने के सिलसिले में मेरे सिर्फ चंद सेकंड सर्फ हुए थे। जायजा मैंने ले लिया। वो किसी बहुत ही खस्ता हाल से मकान का हाल नुमा कमरा था, जिस पर सीमेंट की शीट की छत पड़ी थी। कमरा काफी बड़ा था। उस गड़े के बाद मुझे यहाँ पे आंख खोलते ही होश आया था। उसमें लकड़ी के 2 टेढ़े मेढ़े मेज भी और सतून दिखाई दे रहे थे। उसकी नाहमवार दीवारों पर फेरा गया चूना मिट्याला हो चुका था। उस्ताद के तख्ते शाही के अक्म में एक दरवाजा खुलता नजर आ रहा था और उसके अक्म में एक मोटी सी रस्सी का फंदा झूलता नजर आ रहा था।
यह फांसी का फंदा था और ये झुरझुरी दिलाने वाली मजीद एक चीज थी। शायद वहाँ मजीद ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हों, लेकिन फिलहाल उन तक मेरी नजर नहीं जा सकती थी। वो तादाद में 5 थे जिसे वो उस्ताद के लकब से पुकार रहे थे। वो उनका सरदार मालूम होता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मकान में उन 5 के सिवा कोई मजीद मुसल्लह फर्द मौजूद नहीं था, इसलिए मैं अपनी हिकमत अमली आसानी से तय कर सकता था। अपनी जेब में हाथ डाले बगैर मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि मेरा मशीन पिस्टल निकाला जा चुका था। मुझे मेरे इकलौते हथियार से महरूम करने के बाद वो यकीनन मेरी तरफ से पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे। अचानक उस्ताद जैसे किसी ख्याल से चौंका। उसने यूं लड़की की तरफ देखा जैसे अब तक वो बेख्याली में उसे बाजू के हल्के में लिए बैठा था। उसने फौरन अपना बाजू खींच लिया और बेपरवाही से बोला, हाँ, मेरी तरफ से तो उसे छुट्टी ही छुट्टी है, बल्कि तुम लोग भी चाहो तो अच्छी तरह अपना दिल खुश करने के बाद इसकी पक्की छुट्टी कर देना। अपने पास अब इससे ज्यादा अच्छा, ज्यादा तरोताज़ा, ज्यादा खूबसूरत माल आ गया है। उसने सफिया की तरफ इशारा किया। सफिया गो कि उसकी तरफ नहीं देख रही थी, उसके बावजूद अपनी जगह पर मजीद सुकड़ समट कर रह गई। चटाई पर बैठा नौजवान मसरूर लहजे में सामने लड़की से मुखातब हुआ, आ जाओ जाने तमन्ना, अब इस शाही तक से उतर आओ। बहुत दिन तुमने उस्ताद का दिल खुश कर लिया, अब कुछ हम गरीबों का भी ख्याल करो। सामने लड़की ने इजाजत तलब से नजरों से उस्ताद की तरफ देखा। उस्ताद ने सर हिलाकर गोया उसे इजाजत दी। वो तख्त से उतरी और झुककर फैज से गोया कोई चीज उठाने लगी तो उस्ताद ने बहुत ही कमीनी हरकत की। उसने लड़की के पुश्त पर जोर से लात रसीद की। लड़की ऊंधे मुंह घसीटती हुई दूर जा गिरी। उसके हल्क से बेसाख्ता अजीब सी चीख निकल गई। सब ने हम आहंग कहका लगाया। वो कहके नहीं, गोया बदरूहों की बेहंगम सी आवाजें थी जो उस असेब सतह से मकान में गूंज कर रह गई थी। लड़की उठ खड़ी हुई, लेकिन वो सिसक रही थी। चटाई और फर्श पर रगड़ खाने की वजह से उसका आधा चेहरा छिल कर रह गया था। उसने डुडुबाती सी आंखों से उस्ताद की तरफ देखा। उन आंखों में ऐसी बेचारगी और तजलील की ऐसी झलक थी जिसे सिर्फ मैं महसूस कर सकता था, बयान नहीं कर सकता था। उस्ताद ने सही तौर पर उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो अब सफिया की तरफ मुतवज्जा था। अपने करीब खाली होने वाली जगह को हाथ से थपकते हुए वो बाछे फैलाकर बोला, आ जाओ मेरी दिलरुबा, यहाँ आ जाओ, तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, यहाँ है। सफिया ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा और फौरन सर झुका लिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फट जाए और उसमें समा जाए। वो काफ़ी बेबाक, जुर्रातमंद और तेज़ तरार लड़की थी, लेकिन उस वक्त चौकड़ी भूल चुकी थी। वो शायद होले होले काँप रही थी और 1-2 मरतबा उसके मुंह से गिघियाई हुई सी आवाज़ें भी निकली थी।